कमलकांत हवालात की कोठरी में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसे अपने अंजाम से ज़्यादा नलिनी की सलामती की फिक्र थी। थोड़ी देर पहले जब डिसूजा मेजर पिंटो के घर से लाश उठवाने के बाद उसे और डेमेलो को लेकर यहाँ पहुँचा था तो उसने डिसूजा से प्रार्थना की थी कि वो हॉस्पिटल फ़ोन करके नलिनी का हालचाल पता कर ले, लेकिन डिसूजा ने उसकी प्रार्थना ठुकरा कर उसे हवालात में बंद करा दिया था। उस वक्त डिसूजा बेहद गुस्से में था क्योंकि कार में बंधा पड़ा यासीन ना जाने कैसे खुद को छुड़ाकर भाग गया था और इस बात का गुस्सा उसने कई बार कमलकांत पर हाथ उठाकर उतारा था। कमलकांत जानता था कि उस पर हाथ उठाने की असली वजह ये ना होकर कि उसके द्वारा की गई गोमिश की पिटाई थी, लेकिन अपनी परेशानियों में वो इतना ज़्यादा घिरा हुआ था कि उसने उफ तक भी नहीं की थी। हवालात की कोठरी के एकांत में बैठकर नलिनी के बारे में सोचते हुए उसे बड़ी राहत महसूस हो रही थी। फिर वो 3 खून मिस्ट्री के बारे में सोचने लगा, जिसमें अमरजीत की हत्या अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। अमरजीत के बारे में सोचते सोचते उसे वो काली डायरी याद आई जिसे उसने अमरजीत की वैन में पहली बार देखा था। करीब आधे घंटे बाद एक कांस्टेबल ने उसकी कोठरी का ताला खोला। उठो, साहब ने तुम्हें बुलाया है। कौन से साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ने। कमलकांत उठकर कोठरी से बाहर आ गया। उसके समझ में नहीं आया कि डिसूजा उसे क्यों बुला रहा था। क्या वो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए उसकी और पिटाई कराएगा? कांस्टेबल के साथ चलते हुए उसने आशंकित मन से सोचा। डिसूजा के ऑफिस में घुसते ही कमलकांत को अपनी आशंका तो निर्मूल सिद्ध होती नजर आई, लेकिन साथ में ही किसी भारी गड़बड़ का स्पष्ट आभास भी मिला। वहाँ विमल वर्मा मौजूद था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और इसके विपरीत डिसूजा की सूरत पर लानत बरस रही थी। कमलकांत को इसकी वजह समझते देर नहीं लगी। यासीन के भाग जाने के लिए डिसूजा को जिम्मेदार ठहराते हुए विमल वर्मा ने उसे तगड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन जिस गड़बड़ का आभास उसे मिल रहा था वो ये ना होकर कोई और थी। बैठो, विमल वर्मा ने रुखाई से बोला। कमलकांत उसकी बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया है कि अमरजीत की हत्या के अलावा तुम और किसी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हो। लेकिन लेकिन अमरजीत की हत्या मैंने नहीं की, कमलकांत ने प्रतिवाद किया। तुम्हारे खिलाफ गोमेश और मारिया भी रिपोर्ट लिखाने आने वाले थे। डिसूजा बोला। तुमने ज़बरदस्ती उनके घर में घुसकर उन दोनों को लूटने की कोशिश की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी, और फिर उनसे डर कर बगैर उन्हें लूटे में वहाँ से भाग आया, कमलकांत कड़वे स्वर में बोला। ऐसी रिपोर्ट्स की मैं परवाह नहीं करता। फिर विमल वर्मा की ओर देखा। नलिनी कैसी है? होश में है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत चिंताजनक है। उसे खून दिया जा रहा है, फिर ऑपरेशन द्वारा कंधे से गोली निकाली जाएगी। सहसा वो मुस्कुराया। बाय द वे, यू आर लकी बास्टर्ड, दैट गर्ल लव्स यू, शी इज़ वेटिंग फॉर यू। कमलकांत ने विवशतापूर्वक डिसूजा की ओर देखा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, डिसूजा उसका आशय समझकर बोला। कमलकांत मन महसूस कर रह गया। तुम्हें कुछ जानकारी हासिल हुई नलिनी से? उसने विमल वर्मा से पूछा। नहीं, अलबत्ता नाम पतों की एक बहुत पुरानी लिस्ट उसने ज़रूर दी है, लेकिन उसमें मेजर पिंटो का भी नाम है। बकौल नलिनी वो तमाम लोग शमशेर राणा के लिए काम किया करते थे। कमलकांत को भी इस लिस्ट की जानकारी थी। उसने बता दिया कि उस लिस्ट से उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। विमल वर्मा का चेहरा एक बार फिर मातमी नजर आने लगा। मेजर पिंटो के निवास स्थान पर भी शमशेर राणा, भास्कर वगैरह के सूटकेसों की तलाशी में कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई सूत्र नहीं मिल सका जिससे पता चले कि शमशेर राणा किस किससे संपर्क में आने वाला था। सुनो, अमरजीत की लाश की तलाशी में उसकी जेबों से कोई काली डायरी बरामद हुई थी तुमको? कमलकांत ने उससे पूछा। नहीं। अच्छा, उसकी वैन से मिली? वहाँ भी नहीं। विमल वर्मा ने कहकर डिसूजा की ओर देखा। तुम्हें मिली थी वहाँ पर? नहीं, डिसूजा ने जवाब दिया। अजीब बात है, कमलकांत विचारपूर्वक बोला। फिर वो डायरी गई कहाँ? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? विमल वर्मा झुंझलाता सा बोला। ये डायरी का क्या चक्कर है?
जब मैंने पहली बार अमरजीत की वैन की तलाशी ली थी, अमरजीत के सूटकेस में एक प्लास्टिक की काली जिल्द वाली एक डायरी मैंने भी देखी थी। उसे पढ़ने का वक्त तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने सरसरी तौर पर उसे देखा था। उसमें एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए थे। फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा यानी अमरजीत के मरने के बाद वैन की तलाशी ली, तो वो डायरी मुझे उसके सूटकेस में नज़र नहीं आई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अमरजीत डायरी वहाँ से निकाल चुका था। अगर अमरजीत ने वो डायरी किसी को नहीं दी तो उसकी लाश से बरामद होनी चाहिए थी। और जहाँ तक देने का सवाल है, उस वक्त तक सिर्फ भास्कर ही एक ऐसा आदमी था जिसे वो डायरी दे सकता था। और उस सूरत में वो भास्कर या फिर शमशेर राणा के पास से या उनके सामान से मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुम कह रहे हो डायरी कहीं से नहीं मिली। अगर ऐसी कोई डायरी का अस्तित्व था तो जाहिर है कि अमरजीत की हत्या करने के बाद तुम उसे ले गए हो, डिसूजा बोला। ठीक कहता है डिसूजा। तुमने ही वो डायरी तो नहीं निकाल ली, विमल वर्मा बोला। अरे, अगर मैं ले गया होता तो मैंने डायरी का जिक्र क्यों करना था, जबकि तुम्हें तो इसके दोनों को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। अगर तुम नहीं ले गए तो कोई और ऐसा व्यक्ति ले गया होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरा एक आदमी बराबर वैन की निगरानी करता रहा था। उसने सिर्फ तुम्हें 2 बार वैन में जाते हुए देखा। तुम्हारे अलावा तो कोई और वैन के पास फटका भी नहीं था, विमल वर्मा जोरदार स्वर में कह रहा था। इसलिए डायरी या तो तुम ले गए थे या फिर डायरी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तुमने खामखा मामले को उलझाने के लिए डायरी की कहानी गढ़ ली है। तुम इस तरह खुद को अमरजीत की हत्या के आरोप से बचाने के किसी फेर में हो तो बचा नहीं सकोगे। मैं कसम खाता हूँ, यकीन करो, मैंने अमरजीत की हत्या नहीं की। तो फिर जॉनी मछुआरे के साथी ने की होगी, जिसने अमरजीत को धराशायी किया था। नहीं, उसने अमरजीत को सिर्फ एक घूंसा ही मारा था। तो इस केस में तुम्हारे अलावा हत्यारा कोई और हो ही नहीं सकता, विमल वर्मा ने गौर से उसे देखते हुए बोला। मेरी सलाह मानो, डायरी वायरी का लफड़ा डालने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सीधी तरह अपना जुर्म का इकरार कर लो। अमरजीत एक कुख्यात अपराधी था। वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम उससे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अपनी जान बचाने की खातिर ही तुमने उसे मार डाला। कोई अच्छा सा वकील कर लेना, वो डिफेंस की थ्योरी पेश करके तुम्हें आसानी से बचा लेगा। तुम मुझे ऐसे जुर्म का इकरार करने की सलाह दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ डायरी थी, और उसके एकाएक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की वजह जाहिर है उसके साथ अमरजीत की हत्या का गहरा रिश्ता था। क्या रिश्ता था, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि डायरी की कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। कमलकांत कुछ नहीं बोला। उसने सिगरेट जलाई और खामोशी से सोचने लगा। वास्को की हत्या से शुरू हुई और अमरजीत की हत्या तक के इस सिलसिले के बारे में घटनाओं और संबंधित व्यक्तियों के बीच संतुलन करते हुए उसने नए सिरे से सोचा। जो नतीजा सामने आया, उससे पहले तो वो खुद भी चौंका। फिर उसे यकीन होने लगा कि वो सही नतीजे पर पहुंचा था। वो उस वक्त भी सोच रहा था जब कोई 15 मिनट बाद बाहर हलचल सी हुई। फिर गोमेश और मारिया भीतर दाखिल हुए। मैं जानती थी तुम एक दिन इस हत्यारे को जरूर पकड़ लोगे भैया, मारिया अपने भाई के बगल में खड़ी होकर जलती निगाहों से कमलकांत को घूरती हुई बोली। लेकिन लेकिन ये यहाँ क्यों बैठा है? इसे तो हवालात में होना चाहिए। फिक्र मत करो मारिया, इसका मुकम्मल तौर पर पुलिंदा बंध चुका है, डिसूजा बोला। कमलकांत अपनी कुर्सी से उठा। मारिया और डिसूजा को नज़रअंदाज करते हुए वो गोमेश के पास पहुंचा। तुम मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने आए हो गोमेश? उसने पूछा। गोमेश हिचकिचाया, फिर बोला, वो दरअसल मारिया। जोरू का गुलाम मत बने रहो, कमलकांत उसकी बात काटता हुआ बोला। कोई काम तो अपनी मर्जी से कर भी लिया करो यार। गोमेश का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि मानो उसे भरे बाजार में नंगा कर दिया गया था। मारिया की आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगी। यू रास्कल, डिसूजा अपनी कुर्सी से उठता हुआ गुर्राया। ताब मत खाओ इंस्पेक्टर, ये सच्चाई सारे शहर की जुबान पर है। कमलकांत सामान्य ढंग से बोला। फिर गोमेश से पूछा, जब तुम्हें शमशेर राणा ने तनख्वाह पर अंगेज किया था
उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या रही होगी वकील साहब? गोमेश ने असमंजसता पूर्वक उसकी ओर देखा। यही कोई 24 साल। तो तब तक तुम्हें लॉ ग्रेजुएट हुए कितना सा हो चुका था? करीब 2 साल। यानी तुम उस वक्त एकदम नए वकील थे। गोमेश शुरू से ही एक काबिल वकील रहा है। डिसूजा ने अपने जीजा की वकालत करते हुए गुर्रा कर पूछा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? वकालत की काबिलियत गोमेश में आज भी नहीं है, और उस वक्त की तो खैर बात ही छोड़ो। ये सिर्फ अपनी किस्मत के नाम पर खा रहा है। कमलकांत बोला। और शमशेर राणा इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि वो कॉलेज से नए नए निकले किसी ना तजुर्बेकार छोकरे को अपना वकील नियुक्त कर लेता। अगर उसे वकील की ज़रूरत थी तो निश्चित रूप से उसने कोई चोटी का वकील अंगेज करना था। तुम कहना क्या चाहते हो? विमल वर्मा ने पूछा। पिछली रात गोमेश ने मुझे बताया था कि अमरजीत को ये पहले से जानता था, इसलिए अब जब वो यहाँ आया तो ये उसे पहचान गया था। दूसरे, ये उस लिस्ट की फिक्र में मरा जा रहा था जो अब तुम्हारे पास है। इन दोनों बातों को इस तथ्य के संदर्भ में सोचो कि शमशेर राणा ने एक नए और ना तजुर्बेकार छोकरे वकील को अंगेज किया था। सारी स्थिति तुम्हें साफ नजर आएगी। लेकिन वो लिस्ट तो बिल्कुल बेकार है, विमल वर्मा बोला। बेशक, और यही असली मुद्दा है। गोमेश क्योंकि शमशेर राणा के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रा सी भी अहमियत नहीं रखता था, इसलिए ये नहीं जानता था कि लिस्ट बिल्कुल बेकार है। इसने वो लिस्ट बतौर अपने मेहनताना बास्को से ली थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ था ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोमेश ने शमशेर राणा की नौकरी कैसे हासिल की, खास तौर पर उस सूरत में जबकि किसी नए कॉलेजिएट पर शमशेर राणा ने एतबार तक भी नहीं करना था। उसे कोई जिम्मेदारी सौंपना तो दूर रहा, फिर गोमेश को उसने अंगेज कैसे कर लिया? अमरजीत की हत्या की बुनियादी वजह यही है। मेरी समझ में खाक भी नहीं आ रहा है, विमल वर्मा झुंझलाता सा बोला। कमलकांत ने उसकी बात पर ध्यान न देकर गोमेश की ओर देखा। गोमेश के राख की तरह सफ़ेद पड़ गए चेहरे पर संपूर्ण पराजय के स्पष्ट भाव थे। वो गहरी कश्मकश में फंसा नजर आता था, और उस बुनियादी वजह का असली नाम है इंस्पेक्टर डिसूजा। कमलकांत डिसूजा की ओर पलटता हुआ बोला। तुम्हारा मतलब मेरे भाई की वजह से उस अमरजीत नामक आदमी की हत्या गोमेश ने की थी? नहीं, कमलकांत सा हिलाता हुआ बोला। तुम्हारा भाई वो वजह है कि शमशेर राणा ने गोमेश को नौकरी दी थी। और फिर तनिक रुक कर बोला, और तुम्हारा भाई ही वो आदमी है जिसने अमरजीत की हत्या की थी। एकाएक कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर डिसूजा का घुरहाट भरा स्वर उभरा। तुम्हारी ये मजा? तुम मुझ पर हत्या का इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। उन दिनों भी यहाँ सब इंस्पेक्टर ही थे जब शमशेर राणा यहाँ से बम्बई शराब स्मगलर किया करता था। कमलकांत उसकी बात काटता हुआ बोला। और शराब के स्मगलिंग के धंधे में शमशेर राणा की दी हुई हर महीने बंधी रकम कबूल किए बगैर तुम सब इंस्पेक्टर बने नहीं रह सकते थे। रिश्वत लेने के माध्यम से कायम हुई अपनी तगड़ी रिश्तेदारी की बदौलत तुमने अपने बहनोई गोमेश को शमशेर राणा के ऑर्गेनाइजेशन का वेतन प्राप्त वकील बना दिया था। डिसूजा ने मुस्कुराकर विमल वर्मा की ओर देखा। तुम ये सब बकवास सुन रहे हो ना? विमल वर्मा के माथे पर बल पड़ गए। सब सुन रहा हूँ। तुम इंस्पेक्टर पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो कमलकांत। मेरी निगाहों में तुम हद दर्जे की बेवकूफ़ी का सबूत दे रहे हो। और हो सकता है कमलकांत, डिसूजा की ओर पलटता हुआ वो बोला, जब गोमेश ने कहा कि उसने अमरजीत को पहचान लिया था तो मैं जान गया कि तुमने भी उसे ज़रूर पहचान लिया होगा, क्योंकि पुराने वक्तों में गोमेश के मुकाबले तुमने उसे ज़्यादा देखा ही नहीं होगा, अक्सर उससे मिलते भी रहे होंगे। तुम एक बेहद महत्वाकांक्षी आदमी रहे हो डिसूजा। तुम रिटायर होने से पहले पदोन्नति पाने के लिए मरे जा रहे हो। तुम इस बात के बेहद ख्वाहिशमंद हो कि अखबारों में तुम्हारा नाम और फोटो छपे, तुम्हारे उच्चाधिकारी तुम्हारी तारीफ करते ना गाएं, और जनता में हर तरफ तुम्हारी ही जय जयकार हो। तुम रिटायर होने से पहले खुद को हीरो साबित करने के तलबगार हो। यही वजह है कि तुमने अमरजीत को सीधा शरीफ टूरिस्ट घोषित करते हुए उसे बचाने की कोशिश की थी।
अच्छी तरह जानते हुए भी कि बास्को और पीटर की हत्याएं उसी ने की हो सकती थी और इसकी इकलौती वजह थी वो बड़ा पूरा डर जो तुम्हारे चोर दिल में समाया था। अगर तुमने अमरजीत के खिलाफ ज़रा सी भी कार्रवाई की तो वो शमशेर राणा के ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम्हारी बरसों पहले की रिश्तेदारी की पोल खोलकर तुम्हारी गुज़िश्ता ज़िंदगी के काले कारनामे सब पर जाहिर कर देगा और इस तरह तुम्हारा बचा कुचा भविष्य चौपट हो जाएगा। तुम्हारा ये डर उस वक्त और भी जानलेवा बन गया जब मैंने अमरजीत में दिलचस्पी लेनी शुरू की। खास तौर पर उस वक्त तो तुम्हारे छक्के ही छूट गए और तुम्हें अपनी तबाही साक्षात नजर आने लगी जब मैंने तुम्हें बम्बई में अमरजीत के बारे में आया टेलीग्राम दिखाया। तब तुमने मुझे विमल वर्मा को ये सूचना देने के प्रति डराने की कोशिश की। ये तुम्हारी निहायत बेवकूफ़ाना हरकत थी। तुम्हें समझना चाहिए था कि शमशेर राणा को ख़त्म करने के लिए जितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से बम्बई पुलिस सीआईडी वगैरह तो अमरजीत जैसे लोगों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही जानकारी रखती होगी। फिर तुमने मारिया के ज़रिए बिजनेस सर्कल में मेरा बायकॉट कराकर मेरा धंधा चौपट कराने की कोशिश की और जब मैंने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी तो वो तनिक रुका और फिर जानबूझकर झूठ बोला। मेरी वर्कशॉप को जला दिया गया और ये सब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो एक जिम्मेदार ऑफिसर होता है जिस पर नागरिकों की सुरक्षा का भार होता है और कानून की मदद के लिए जुर्म को उखाड़ फेंकना जिसका पहला और सबसे अहम फ़र्ज़ होता है, महज इसलिए किया क्योंकि वो अपने विगत जीवन के एक घृणित पहलू को उजागर नहीं होने देना चाहता था। कमलकांत, विमल वर्मा लगभग डांटता हुआ बोला, तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। सर, मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ। कमलकांत ने हस्तक्षेप किया और ध्यान न देते हुए अपनी बात को जारी रखा। भेड़ की खाल पहने भेड़िए पुलिस अफसरों को मैंने न सिर्फ देखा है बल्कि उन्हें भुगता भी है। सामने बैठा ये आदमी उन्हीं में से एक है। उसने विमल वर्मा की ओर देखा। अगर तुम सिर्फ एक मिनट के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अमरजीत की हत्या मैंने की थी तो तुम्हें साफ नजर आने लगेगा कि डिसूजा ही वो इकलौता आदमी था जिसे अमरजीत की हत्या करने की पूरी सहूलियत हासिल थी। अपने पीछे आते अमरजीत से बचने के लिए मैं झाड़ियों में घुसा था क्योंकि सामने से पुलिस जीप आ रही थी। उस वक्त जीप मुझसे मुश्किल से 3 फलांग के फासले पर थी और जीप में डिसूजा मौजूद था। तभी जॉनी के साथी ने अमरजीत को घूसा मारकर धराशायी किया था। मैं, जॉनी और उसका साथी फौरन मोटर बोट में सवार होकर भाग गए। उस हालत में डिसूजा ही अकेला आदमी वहाँ बचा था जो बेहोश अमरजीत के चेहरे और सर को अमरजीत के पास मौजूद मोटरसाइकिल की चेन से उसी तरह कूट सकता था जैसे अमरजीत ने बास्को और पीटर के चेहरे को कूटा था। फिर वो उसकी चैन, पिस्तौल और काली डायरी लेकर चलता बना। विमल वर्मा के चेहरे पर पहली बार दिलचस्पी के भाव उत्पन्न हुए। तुम इस बारे में क्या कहते हो डिसूजा? उसने पूछा। सिर्फ यही कि इसका दिमाग फिर गया है। डिसूजा सहानुभूतिपूर्वक कमलकांत की ओर मुस्कुराया। अभी कुछ देर पहले जो ये कह रहा था कि मैं अमरजीत को बचा रहा था और अब ये कह रहा है मैंने उसकी हत्या की थी। भला अमरजीत की हत्या करने या उसकी डायरी लेने की मुझे क्या ज़रूरत थी? तुमने अमरजीत को इसलिए बचाया ताकि वो अपनी ज़बान बंद रखे, लेकिन जब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं अमरजीत पर शक कर चुका हूँ और खुद को बास्को और पीटर की हत्या के झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए जाकर उसकी छाती पर भी चढ़ सकता था, तो तुम्हें अपनी भलाई इसी में दिखाई दी कि उसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। और इस काम के लिए तुम्हें वो मौका भी सरासर मुनासिब नज़र आया क्योंकि मुझे उसकी हत्या के इल्ज़ाम में भी आसानी से फंसाया जा सकता था। इस संबंध में भास्कर की फिक्र तुम्हें नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी की कारतूत से नावाकिफ़ था, इसलिए अमरजीत की हत्या से तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ सकता था। जहाँ तक शमशेर राणा का सवाल है, तब तक तुम्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि इस सिलसिले में उसका भी दखल था। ये बात तुम्हें मेजर पिंटो के घर में उसकी लाश देखने पर ही पता चली थी। उस वक्त भी तुमने ऐसा कतई जाहिर नहीं किया कि तुम उसे जानते थे, लेकिन नलिनी सहित विमल वर्मा के वहाँ से जाते ही तुम जिस ढंग से मुस्कुराए थे, तुम्हारी पोल खोल देने के लिए काफ़ी था। और उस डायरी के बारे में जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो शमशेर राणा के आगामी गतिविधियों का कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज थी। तुम जैसे प्रमोशन पाने के लिए मरा जा रहा
और प्रचार का भूखा आदमी उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारी बकवास सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा है, बंद करो इसे। अचानक मारिया कमलकांत के पास जा खड़ी हुई। सुनो, जो कमीज तुमने पहन रखी है ये तुम कहाँ से लाए? कमलकांत चौंका। क्यों? ये गोमेश की कमीज है, मारिया दांत पीसती हुई बोली। इसकी जेब पर जो फूल की तरह जीएम का छोटा सा मोनोग्राम खड़ा है वो मैंने बनाया था। मैं अपनी कढ़ाई को पहचानती हूँ। कहाँ से मिली तुम्हें ये कमीज़? कमलकांत को याद आया, रोज़ी ने कहा था कि वो कमीज़ और जीन्स एक जोरू का गुलाम छोड़ गया था। निश्चय ही उसका इशारा गोमेश की तरफ था। कमलकांत ने बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए गोमेश की ओर देखा। गोमेश की हालत रंगे हाथों पकड़े गए उस चोर जैसी थी जिसे पता था कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। गोमेश, कमलकांत उससे बोला, क्या तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहते हो? गोमेश ने याचनापूर्वक उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, कमीज़ के बारे में कुछ मत बताना वरना मेरी खैर नहीं। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। गोमेश, मारिया अफसराना लहजे में बोली, बता क्यों नहीं देते? अचानक गोमेश के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो पहली बार उसकी गैरत ने उसे ललकारा था और उसे अपने वजूद का एहसास हो गया था। नहीं नहीं, वो मारिया की ओर पलट कर बोला, मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से ऊब चुका हूँ। महीने में 2-4 क्लाइंट मेरे पास भेजने के एवज में तुम दोनों ने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी उम्र 45 साल की हो चुकी है। तुम दोनों की गुलामी की बजाय मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपने दम पर गुजारना चाहूँगा। तुम ना कभी इस काबिल थे और ना ही तुम कभी बन सकोगे। अगर ऐसी बात है तो लोग जब मुझे जोरू का गुलाम कहते हैं तब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? गोमेश ने कहा और फिर असहाय भाव से कमलकांत की ओर देखा। इसके भाई का इस शहर में और आसपास के इलाकों में काफ़ी दबदबा था। मैंने सोचा था अगर मैं इस आदमी की पूंछ पकड़ लूँगा तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैंने मारिया से शादी कर ली। डिसूज़ा ने मुझे शमशेर राणा की नौकरी दिला दी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने सही फैसला किया था। तुमने ठीक कहा था, यह अमरजीत को बखूबी जानता था। दरअसल तुमने हर एक बात ठीक ही कही, सिवाय इसके कि शमशेर राणा को इसने मेजर पिंटो के घर मुर्दा हालत में ही देखा था। उससे पहले इसे शमशेर राणा के यहाँ आने के बारे में पता नहीं था। इसे ये बात तब भी पता थी जब ये शिवोली होटल में तुम्हें गिरफ्तार करने गया था, क्योंकि मैं इसे तुम्हारे उन सवालों के बारे में बता चुका था जो तुमने मेरे घर में घुसकर मारिया के सामने मुझसे पूछे थे। इसके दिमाग में 2 बातें थी। गोमेश, अपनी कुर्सी में गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचका हुआ डिसूज़ा मरी सी आवाज़ में बोला, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ, गोमेश ने तेज स्वर में कहा और फिर कमलकांत और विमल वर्मा से मुखातिब हो गया। शिवोली होटल जाने का इसका असली मकसद कमलकांत को शूट करना था, इस बहाने के साथ कि वो गिरफ्तारी से बचकर भाग रहा था। लेकिन जाहिर है इसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। खैर, फिर इसका इरादा मेजर पिंटो के घर जाकर शमशेर राणा को शूट करने का था। इसने पूरी योजना बना ली थी। इस तरह ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का हीरो बन जाना चाहता था। अब प्रमोशन मिलने के अलावा जो इसका पहचान होना था, इसका जो नाम होना था, इसका अंदाज़ा तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। गोमेश, डिसूज़ा फंसी सी आवाज़ में बोला। उसके चेहरे पर पराजय के भाव थे और उसके दोनों हाथ अपनी गोद में रखे। तुम हमेशा से बेवकूफ़ रहे हो। फिर उसके दाएं हाथ में हरकत हुई और वो रिवॉल्वर सहित ऊपर प्रकट हुआ। बचो, विमल वर्मा गोमेश को धकेलता हुआ चिल्लाया। लेकिन डिसूज़ा की रिवॉल्वर का रुख गोमेश की तरफ नहीं था। उसने रिवॉल्वर अपने सर की ओर ऊपर उठाई। बाजी हार चुकने के बाद खुदकुशी ही उसके लिए इकलौता रास्ता था। कमलकांत ने सोचा और फौरन उस पर छलांग लगा दी। उसका बायां हाथ डिसूज़ा के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा और वहीं कस गया। वो उसे कुर्सी समेत लिए फर्श पर जा गिरा। तभी पिस्तौल से फायर हुआ। कमलकांत ने अपने कान के पास से गुजरती हुई गोली की सनसनाहट महसूस की और गोली छत में जा घुसी। फिर उसने डिसूज़ा से रिवॉल्वर छीनकर विमल वर्मा की ओर फेंक दी। उसने डिसूज़ा की मोटी कलाई घुमाई
और उनकी बाह मरोड़ते हुए कलाई पीठ से सटा दी। घुटने के बल ऊपर उठो। वो डिसूजा की कलाई पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला, याद है मैंने कहा था तुम्हें घुटनों के बल गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। विमल वर्मा ने पिस्तौल से डिसूजा को कवर किया। इन बातों को छोड़ो, इससे पूछो डायरी कहाँ है। वहाँ पर पड़ते दबाव के कारण डिसूजा का चेहरा पीड़ा से विकृत हो रहा था। वो जानता था वो बाजी पूरी तरह हार चुका था, फिर भी उसने आखिरी कोशिश की। हम आपस में समझौता कर सकते हैं, वो सचमुच गिड़गिड़ाता सा बोला। अमरजीत एक कुख्यात अपराधी था, उसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सारे सिलसिले को भूल जाओ, डायरी मैं खुद दे देता हूँ। नहीं, तुमने सोच समझकर बाकायदा योजना बनाने के बाद अमरजीत की हत्या की थी, विमल वर्मा बोला। उसी अमरजीत की हत्या के अपराध में तुम कमलकांत को फांसी पर लटकवाने का इंतजाम करने वाले थे। फिर उसने कमलकांत को संबोधित किया, ये तुम्हारा कर्जदार है, इससे अपना कर्जा वसूल करो। फायर की आवाज़ सुनकर कमरे के बाहर 2 सब इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल आकर खड़े हो गए। विमल वर्मा ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला असली परिचय पत्र एक सब इंस्पेक्टर को दिखाया और संक्षेप में उसे मामले की जानकारी दे दी। डिसूजा की हालत देखते ही उन सब को विमल वर्मा के कथन पर विश्वास हो गया। तुम दोनों में जो भी सीनियर है थाने का कार्यभार संभाल ले, विमल वर्मा बोला। मैं डिसूजा पर एक आदमी की हत्या करने और देश की सुरक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण कागजात अपने जाति इस्तेमाल करने की चोरी के आरोप लगा रहा हूँ। 5 मिनट बाद इसे गिरफ्तार कर लेना। भीड़ छट गई। शुरू हो जाओ कमलकांत, विमल वर्मा बोला। कमलकांत के हथौड़े जैसे वजनी 4 घूंसे अपनी तोंद पर पड़ते ही डिसूजा के कस बल निकल गए। आह, मुझे छोड़ दो प्लीज़, वो रोता हुआ बोला। डायरी कहाँ है? मेरे क्वार्टर में, कबर्ड के सबसे ऊपर वाले खाने में। चाबियाँ? ये लो। कमलकांत ने चाबियाँ उसकी पैंट में से निकाल ली। फिर विमल वर्मा के संकेत पर वो गोमेश को साथ लेकर डायरी लेने चला गया। अब तक हक्की बक्की से खड़ी मारिया ने जलती निगाहों से उन दोनों को बाहर जाते देखा और फिर अपने भाई की हालत देखकर सिसकने लगी। डिसूजा का सरकारी आवास पुलिस स्टेशन की मुख्य इमारत से थोड़े ही फासले पर था। कमलकांत और गोमेश डायरी लेकर लौटे। तब तक डिसूजा को वहां से ले जाकर हवालात में बंद किया जा चुका था, लेकिन मारिया वहीं मौजूद थी। निराशा और क्रोध के कारण उसकी भट्टी जैसी शक्ल और भी ज़्यादा भद्दी हो गई थी। डायरी के पृष्ठ जल्दी जल्दी पलटते विमल वर्मा का चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की भांति चमकने लगा। शमशेर राणा ने मुख्यतः किन लोगों से संपर्क करना था, उसकी योजना का आरंभिक चरण क्या था, इन सब बातों की खासा विवरण डायरी में मौजूद था और उसे यही चाहिए था। अब तुम पूरी तरह आज़ाद हो कमलकांत, वो बोला, और तुम्हारे सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया, कमलकांत बोला, लेकिन मुझे खुशी है कि 3 खूनों का रहस्य आखिरकार सुलझ ही गया और मैं खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गया। विमल वर्मा मुस्कुराया। यू आर अ नाइस फेलो एंड लकी बास्टर्ड। नाउ गो टू हॉस्पिटल, शी इज़ वेटिंग फॉर यू। मैं सीधा वहीं जाऊंगा। और उसने जलती हुई आंखें अपने ऊपर घूरती मारिया पर डाली। फिर तारीफी निगाहों से गोमेश की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्त। अगर तुम डिसूजा के डर से